बच्चों, आज हम जीवों में अनुकूलन इकाई 7 कक्षा 6 के बारे में जानेंगे। सजीवों का वास स्थान। सजीव पेड़ पौधे तथा जितने भी जीव जंतु हैं वो सजीव कहलाते हैं, क्योंकि ये श्वसन क्रिया करते हैं, ये वृद्धि करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। तो सजीवों के में वास स्थान के लिए क्या अनुकूलन होता है? वह स्थान जहाँ पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। आप देखा होगा कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ स्थल पर रहते हैं, कुछ वायु में हवा में उड़ सकते हैं और कुछ मरुस्थल रेगिस्तान में रहते हैं। तो जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। जैसे मछली आपने बच्चों देखा होगा जल में रहती है, ऐसे ही कुछ पौधे सिंघाड़ा, जलकुंभी तथा कमल को आपने तालाबों में देखा होगा। तो ये सब जलीय जीव कहलाते हैं। स्थल पे पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे स्थल पर हम रहते हैं, गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, नीम और आम, अमरूद, महुआ, ये सब पेड़ भी आपने देखे होंगे जो स्थल पर पाए जाते हैं। क्या आम के पेड़ को आप तालाब में बड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसे ही रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊँट आपने देखा होगा रेगिस्तान पे पाया जाता है। और ऐसे ही रेगिस्तान में जो पादप पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पादप, बबूल, नागफनी, ये सब मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर यानी जल और स्थल दोनों पे रह सकें। जैसे आपने मेढक को देखा होगा, आपने और किस किस जीवों को देखा है जो दोनों जगह रह सकते हैं? आपने मगरमच्छ पिक्चरों में देखा होगा, कछुआ देखा होगा। सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। अब इनमें अनुकूलन कैसा होता है? ये आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन का मतलब है जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो अपने शरीर को, आकृति को, अपने रूप, संरचना को कैसे उन्होंने बदल लिया है, क्या अंतर है। तो उदाहरण के रूप में आप मछली के शरीर को देखें तो इसके शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे कुलोम गिल होते हैं। इस कुलोम गिल के माध्यम से ही ये पानी के अंदर पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही मछली को हम बाहर निकालेंगे वो मर जाती है। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित होता है तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा इनकी आंखों पर निमेषक पटल पाया जाता है। ये सभी लक्षण मछली में जल में तैरने के लिए, भोजन की तलाश के लिए तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार मेढक को आपने देखा होगा बच्चों, जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, इनके जो पश्चपाद होते हैं, पीछे वाले पाद के में पादजाल पाया जाता है जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। इनकी लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने के लिए इनके सहायक होती हैं। देखा होगा आपने मेढक को कूदते हुए। और बच्चों, आप जान के ताज्जुब करेंगे कि मेढक उभयचर है, ये जल में भी रह लेता है और स्थल में भी। तो जब ये जल में रहता है तो यह त्वचा के द्वारा सांस लेता है, और जब ये स्थल पर रहता है तो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। इसी प्रकार जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल होता है तथा कमजोर होता है। अब देखिए, हम इसे सही कर ले रहे हैं। कोमल तथा कमजोर होता है, क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक की अधिकता पाई जाती है। मृदु ऊतक और काष्ठीय माने कठोर ऊतक अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं। पत्तियां पतली, कटी फटी और तैरने में सहायता अवस्था में होती हैं।
पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। तना तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके पौधे स्पंजी और हल्के हो जाते हैं, जैसे जलकुंभी। चलिए पौधों को आप देखना बच्चों, सिंघाड़े को आप देखना निकाल के, जो आपके गांव में पाया जाता है, या कमल को देखना आप, तो इसका तना बड़ा कोमल होगा और ये बड़े स्पंजी होंगे। जलीय पौधों के सभी भागों में जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इन्हें पानी में सड़ने से बचाती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप पानी में बहुत देर तक रहते हैं तो आपकी त्वचा एकदम से अलग तरह की हो जाती है, लेकिन इनके शरीर को पानी से सड़ने के बचाने के लिए इनके ऊपर एक जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। इस लक्षणों के कारण जलीय पौधे सफलतापूर्वक जल में अपना जीवन यापन कर पाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, सिंघाड़ा, वेलिसनेरिया, हाइड्रीला तथा कुमुदनी, जो आप देख पा रहे हैं चित्र में। अब स्थलीय अनुकूलन में आपने देखा होगा बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय, इसमें प्रचलन के लिए 4 पैर होते हैं, 4 पद होते हैं। इनमें सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। आपने देखा होगा कि स्थल पर हमारे जो पेड़ पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं, नीम, आम, बबूल, अमरूद, ये सभी स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में सूख जाते हैं। इनका तना भी आपने देखा होगा बहुत मजबूत होता है, पत्तियां चमकीली होती हैं, चौड़ी होती हैं, और इनमें रंध्र पाए जाते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल में भी जाना था बच्चों। और इनके रंध्रों के द्वारा गैसीय आदान प्रदान भी होता है और जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। अब मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में जानेंगे। मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है, तेज़ धूप होती है, बालू की अधिकता होती है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं में जल संचय करने की क्षमता होती है, खुरदुरी त्वचा होती है उनकी, अधिक बाल पाए जाते हैं उनमें, लंबे पैर होते हैं और उनके पैरों में गद्देदार तल भी पाए जाते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान में दौड़ने और चलने के लिए सहायता करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ऊँट। इसी प्रकार मरुस्थलीय पादप, जो पेड़ पौधे होते हैं पादप, उनमें भी अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। इनका तना मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी होता है, जिसमें ये अपना भोजन संचित करते हैं। आपने नागफनी के पौधे को बच्चों देखा होगा कि ये बड़ा हरा, चपटा, मांसल एवं स्पंजी होता है। इन पौधों के जो मरुस्थल में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, इनका जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है, क्योंकि भूमि में जल की मात्रा कम होने की वजह से इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं जल को ढूंढने के लिए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो तो इनकी पत्तियां जो होती हैं मांसल या कांटों या शल्कों के रूप में पाई जाती हैं, यानी इनकी पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे नागफनी को आपने देखा होगा, घी कुआर को देखा होगा, सतावर को देखा होगा और भड़भंडा, ये सभी मरुस्थलीय पौधों के उदाहरण हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कनेर। अब हम जानेंगे वायवीय अनुकूलन। वायवीय, जो वायु में उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे कीट पतंगे, पशु पक्षी वायु में उड़ सकते हैं। तो कीटों में उड़ने हेतु, अनुकूलन हेतु इनके शरीर हल्के होते हैं, शरीर छोटा होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है, जिसके कारण इनका शरीर बहुत हल्का होता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। पक्षियों में भी वायवीय वातावरण के अनुकूलन हेतु इनका शरीर का आकार नौकाकार हो गया है, नौकाकार है तथा धारा रेखित है। जो इनके अग्रपाद हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो गए हैं, जो उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। आप बच्चों जान के ताज्जुब करेंगे, इनकी अस्थियां, हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां, वो खोखली होती हैं एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोश में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय इनके शरीर को बहुत हल्का रखती हैं। आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि, और ये आसानी से वायु में उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने, ये पाठ था हमारा जीवों में अनुकूलन,
हमने जाना कि जो जीव स्थल पर रहते हैं, जल में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं, वो उसी अनुसार अपने शरीर को उन्होंने ढाल लिया है हजारों साल के परिवर्तन के अनुरूप। और हमने इस पाठ को बहुत विधिवत जाना और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस पाठ को जान सकेंगे, सीख सकेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला।